हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का जो आपका सैम्पल पेपर है उसके पार्ट बी को करेंगे। यानी अगर आपने पार्ट हमारा 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखना। ये सेकंड पार्ट है गाइस। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सारे के सारे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम आने की चांस है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर आप देख सकते हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से है। और हमने इनका डिटेल सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में किया था, क्योंकि ये पेपर 2 पार्ट में था, खंड क और खंड ख में। तो खंड का जो है हमने पहले पार्ट में डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके ज़रूर देख लेना दोस्तों। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब खंड ख की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक से होगा। तो क्वेश्चन और आंसर सिर्फ दिखाना नहीं है, आपको इस तरीके से बताना है कि आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख पाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 5वां क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 50 से 60 शब्दों में। कितने कितने नंबर के क्वेश्चन हैं दोनों? 3 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर के। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। मतलब आपको ये बताना है, जो ये क्वेश्चन है जिस चैप्टर से आ रहा है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवि के सामने ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही थी, व्यवस्था आ रही थी जिससे कि आपसी रिश्ते भी नहीं खुल रहे थे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ आपको। वैसे तो इसमें स्टार्टिंग के आंसर होते नहीं हैं, फिर भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी थी। ये थर्ड क्वेश्चन का ख पार्ट का आंसर दे रखा था। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन था, फिर इसके बाद चौथे क्वेश्चन का क पार्ट का आंसर आपके सामने है स्क्रीन पे, ये रहा। फिर इसके बाद बात करते हैं ख का, तो ये रहा इसका ख का आंसर। अब बात करेंगे खंड ख। तो खंड ख में आपके पास क्या है दोस्तों? अब देख सकते हो क का आपके सामने आंसर है कि रिश्ते ना खुलने का कारण यह है कि रिश्तों पर गरीबी की मार पड़ना। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवि के सामने प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रिश्तों के सामने क्या चीज़ आती है, एक तरीके से गरीबी आती है। गरीबी के कारण ही घर के लोग एक दूसरे से खींचे रहते हैं। अगर क्या होता है, घर में बहुत दिक्कत का सामना हो रहा है तो आपस में ही क्या होते हैं, रिश्ते सही से नहीं रहते हैं। एक घर में ही हम रहकर भी एक दूसरे से क्या होते हैं, एक तरीके से खुश नहीं होते हैं, आपस में लड़ते हैं, वे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आर्थिक दबावों के कारण पारिवारिक रिश्तों की मधुरता भी एक तरीके से समाप्त हो गई है। कह सकते हो जो आर्थिक दबाव होता है घर के अंदर, तो परिवार का जो रिश्ता होता है उसकी मधुरता भी ख़त्म हो गई है, समाप्त कर दिया है। सभी एक दूसरे से नज़रें मिलाने से बचते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं किसी से बात ना करूं, अकेला रहूं। आत्मीयता होते हुए भी वे खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। उनके मन में तो ऐसा आता है कि हम बात करें, बट वो फिर भी खुल करके क्या होता है, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन था ये आपने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था दोस्तों, कि जो रिश्ते हैं पर आपस में खुलते नहीं हैं। खुलने का मतलब मिलते नहीं हैं। ऐसा क्यों है हम से देख चुके हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, तरल तरुण कस्तूरी मृग, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अपने पर चढ़ते देखा है, बादल पर घिरते देखा है। इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए। निहित का मतलब होता है दोस्तों इसका मतलब होता है शामिल। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? शामिल। यानी अगर इसके अंदर ये जो बातें बताई गई हैं, इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तरल तरूणी कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें जो इसका निहित मतलब, छुपा हुआ जो मतलब है वो बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर में देखो क्या है दोस्तों, जो उपरोक्त पंक्तियाँ थी एक तरीके से, उस पंक्ति के अकॉर्डिंग क्या मतलब है। इन पंक्तियों का आशय है कि चंचल और युवा हिरण, चंचल मतलब जो नटखट हिरण होती है एक तरीके से, और अभी एक बच्ची और जवान कह सकते हो, वो हिरण क्या होते हैं, अपनी ही नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ कर इधर उधर जाता है। जो एक तरीके से हिरण है, युवा हिरण है,
उसके अपने नाभि से जो एक खुशबू आती है, एक तरीके से सुगंध आती है, उसको पाने के लिए क्या करता है वो इधर उधर दौड़ता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता है, नहीं कहीं पाता है। तो उसको देख करके क्या होता है, उसके अंदर खींच की भावना आ जाती है, मतलब वो गुस्सा होने लगता है। उसे स्वयं पर ही क्या होती है, एक तरीके से चिढ़ हो जाती है, अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है। वास्तव में कस्तूरी की गंध उसकी कहाँ से होती है, नाभि से ही निकलती है। लेकिन जो भोला भाला हिरन होता है इस बात से अपरिचित होता है, इस बात से क्या होता है, इस सत्य से अपरिचित होता है, मतलब उसको ये बात पता नहीं होती है। फिर क्या है दोस्तों, वह गंध को पाने के लिए भागता है, इधर उधर भागता रहता है, कभी नहीं इधर से अपनी आंखों से देखा है और उसकी कल्पना आंखों में संजोए हुए है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड कह रहा है, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना कविता है एक। इसमें आपको बताना है कि अमरता सूत का संबंध किसके लिए और क्यों किया गया है। मतलब इस चैप्टर के अंदर, इस कविता में अमरता सूत का संबंध दोस्तों जो है ना वो किसके लिए किया गया और क्यों किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये बताया जा रहा है दोस्तों क्या, कि कविता में अमरता सूत का संबंध, अमरता सूत का संबोधन जो किया गया एक तरीके से किस लिए किया गया, संघर्ष की क्षमता से संपन्न मानव समूह के लिए किया गया। पहली बात तो ये मानव समूह के लिए किया गया और किस लिए किया गया है, जो एक तरीके से संघर्ष का जीवन व्यतीत करता है उसके लिए। फिर बताया जा रहा है कि संघर्ष में लगे लोगों की जाने जाती है, किंतु अच्छा उससे पहले एक और चीज़ है, जीवन पथ पर चलते रहने वाले मनुष्य को तमाम तरह की समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अमरता सूद का मतलब है दोस्तों, जब हम जीवन में चलते हैं, अपनी ज़िंदगी में रहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, मनुष्य को तमाम तरीके की सुविधाएं, बहुत सारी समस्याएं आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, इन सभी का सामना करना पड़ता है। संघर्ष में लगे लोगों की जानें जाती हैं, जितने भी लोग संघर्ष करते हैं उनमें कईयों की जान चली जाती है, किंतु संघर्ष करने की क्षमता कभी कुंद नहीं पड़ती। कुंद का मतलब एक तरीके से कभी धीमी नहीं पड़ती है। फिर बताया जा रहा आगे, मानवीय चेतना की मृत्यु नहीं हो सकती है। जो मानव की एक चेतना होती है, मन की इच्छा होती है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। उसके लिए आलस्य या अकर्मण्यता मृत्यु के समान है। अगर उसको आलस आता है या उसका कर्म क्या एक तरीके से ना के बराबर होता है, तो वो क्या एक तरीके से मृत्यु के बराबर ही माना जाता है। तो उसे आलस को आपको छोड़ना पड़ता है। इसलिए कवयित्री महादेवी वर्मा, इस चैप्टर को किसने लिखा है, मतलब कवयित्री महादेवी जी वर्मा ने लिखा है। अमरता सूद का संबोधन चेतनाशील और संघर्षशील मनुष्य के लिए करती है। तो इसमें बताया गया ना क्यों करती है और किसके लिए। तो क्यों करती है, एक तो किसके लिए करती है, तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गया किसके लिए करी थी उन्होंने, ये उन्होंने कहा था उन सभी लोगों के लिए जो संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं उनके लिए किया। दूसरा क्यों किया है, ताकि चेतनाशील और संघर्षशील मनुष्यों के लिए किन के लिए करती है, मनुष्यशील और संघर्षशील चेतना वाले लोगों के लिए करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे दोस्तों। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही प्रश्न करना है जो कि 30 से 40 शब्दों का होना चाहिए, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया और क्यों किया है। मतलब जो उनकी एक कविता थी, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने किया था सब आंखों के आंसू उलझे, ये एक विशेषता है। तो बताइए इसका जो प्रयोग किया है किस संदर्भ में किया है, मतलब क्यों किया गया है और कैसे किया गया है, सब बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, कवयित्री महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उनकी पवित्रता की भावना को दर्शाने के लिए किया गया है। क्योंकि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है, अर्थात वे आधारहीन नहीं होते। मतलब इनका कहना है दोस्तों, जो महादेवी जी वर्मा ने इस चैप्टर में आंसू के उजले विशेषण का प्रयोग किया, वो क्यों किया है, क्योंकि एक तरीके से किस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हैं वो, पवित्रता का मतलब क्या है, उनकी सच्चाई के बारे में। और यह बताती हैं कि जो इनकी पवित्रता होती है, जो आंखों से आंसू आते हैं, वो कई बार क्या होता है, उनकी कल्पना में सत्य पलता है, उनकी कल्पना में सच्चाई पलती है, और वो बिना वजह कभी नहीं आते, वे कभी आधारहीन नहीं होते। मतलब वो बिना उन सभी का एक ना एक कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे, क्योंकि इसमें आपको 2 क्वेश्चन में से एक करना था, तो इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या क्या रखा है, कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है। कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है। बादल को घिरते देखा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर किसको ध्यान में रखते हुए देना है, बादल को घिरते देखा है,
ठीक है। इस कविता के अनुसार आपको ये बताना है कि कुबेर और कालिदास के मेघदूत जो है वो आपस में क्या संबंधित थे, तो कैसे थे बताना है। तो देखिए आपका सॉल्यूशन क्या है। कालिदास द्वारा एक कविता लिखी गई थी, या एक कह सकते हो बड़ी रचना लिखी गई थी जिसका नाम क्या था, मेघदूत। और उसके अंदर धनपति कौन थे, कुबेर थे। कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में यक्ष ने मेघ को दूत बनकर अपना प्रिय के पास संदेश भेजा था। तो मतलब क्या है, जो एक कविता लिखी गई थी, एक तरीके से जो एक रचना की गई थी मेघदूत, उसके अंदर धनपति कुबेर थे। उन्होंने यक्ष को क्या दिया था, एक तरीके से 1 साल का दंड दिया था, निर्वासन। और जो दंड दिया था 1 साल का, उस टाइम पीरियड में, उस अवधि में क्या हुआ था, यक्ष ने क्या करा था, जो यक्ष थे उन्होंने क्या करा, बादल बन के क्या करा, अपनी प्रिया के पास अपना क्या भेजा था, एक तरीके से संदेश भेजा था, कह सकते हो आज के टाइम में मैसेज भेजा था। क्या भेजा था दोस्तों, मैसेज भेजा था। किसने, यक्ष ने। किस तरीके से, बादल बन करके। तो यानी कि ये आपस में क्या इनके बीच का संबंध है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए, जो ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया है। अपने तर्क सहित उत्तर देने हैं। इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने थे और 50 से 60 शब्दों का, मतलब थोड़े से बड़े आंसर लिखने हैं। तो क्या क्वेश्चन है, जो ज्योतिबा फुले का समाज है, इसमें उनका नाम जो है समाज सुधारकों में नहीं, समाज को जो सुधारने वाले लोग थे उसमें उनका नाम क्यों नहीं डाला गया है, अपना कारण बताना है। ठीक है। हम बात करें दोस्तों भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के, तो इसके अंदर हमारे 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं। उस सूची में ज्योतिबा फुले का नाम नहीं आता, क्योंकि इस सूची को बनाने वाले क्या थे, उच्च समाज के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे। जब वो उच्च वर्ग के लोग थे तो क्या करेंगे, वो अपने ही जान पहचान वाले लोगों को डालेंगे। और ज्योतिबा ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों में को कायम रखने वाली तत्कालीन शिक्षा और सुधार के समर्थन नहीं थे। वे ब्रह्मवादी मानसिकता पर प्रहार करते थे। एक तरीके से जो ज्योतिबा फुले थे वो क्या थे, ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं थे। मतलब ये नहीं था कि केवल और केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व होना चाहिए। उनका कहना था कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, एक तरीके से विकास होना चाहिए और सबको एक तरीके से समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। परंतु उस समय के जितने ब्राह्मण लोग थे वो सब ऐसा नहीं सोचते थे, उनका कहना कुछ और था। यही कारण है कि उच्च वर्ग के लोगों ने ज्योतिबा फुले का नाम इस समाज सुधारक में नहीं डाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चल ये लोग हमारा घर का ना बढ़ने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की पूरी संवेदना स्पष्ट कीजिए। मतलब चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे, इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको ये बताना है कि इस खानाबदोश जो कहानी है उस कहानी में आपको अपनी संवेदना स्पष्ट करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खानाबदोश कहानी में मानो और सुकिया अपने मकान के लिए प्रयास करते हैं। जो खानाबदोश जो कहानी थी एक तरीके से, उसके अंदर मानो और सुकिया 2 लोग थे। वे अपने किसके लिए प्रयास करते हैं, मकान के लिए। किंतु समृद्ध लोग उनके सपनों को क्या करते हैं, एक तरीके से चकनाचूर कर देते हैं। तो कह सकते हो आप मानो थे और सुकिया थे, 2 लोग थे जिनका सपना क्या था, अपना वो मकान के लिए कोशिश करते थे। परंतु समाज में जो उस समय बड़े बड़े लोग थे उन्होंने इसके सपने को क्या करते, एक तरीके से चकनाचूर कर दिया। ये उनका घर ना बनने देने के प्रयत्न में लगे रहते थे। वे लोग क्या करते थे, उनका घर ना बनने देने की कोशिश करते रहते थे। फिर भी मजदूर ही पूंजीपति वर्ग के आलीशान महलों को खड़ा करता है। फिर भी हम जानते हैं कि जो मजदूर होता है वही तो बनाता है बड़े बड़े लोगों के आलीशान महलों को। पर उनके जीवन में एक झोपड़ी का सपना ही बनकर रह जाता है। तो आपने सुना भी होगा, जो लाखों की जो क्या करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं चौकीदारी करता है, उसके पास खुद के 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं होता। जो लाखों की गाड़ी में ड्राइविंग का काम करता है वो खुद बेचारा पैदल घर जाता है। तो यही वाली बात है, इसमें भी कई बारी क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्तों, इनका मतलब हुआ कि जो इस कहानी के अकॉर्डिंग जो वहाँ के पूंजीपति लोग थे उन्होंने उनका घर नहीं बनने दिया, एक तरीके से झोपड़ी का सपना भी पूरा नहीं होने दिया।
तो पूंजीपति जो वर्ग था वही नहीं चाहता था कि श्रमिक वर्ग सुख चैन की ज़िंदगी जिए। जो वहाँ का एक तरीके से पैसे वाले आदमी थे वही नहीं चाहते थे कि वहाँ के एरिया में रहने वाले या समाज में रहने वाले श्रमिक वर्ग है वो सुख चैन की ज़िंदगी जी पाए। वह उसे अपना मोहताज बनाए रखना चाहते थे। यही कहानी की क्या है, मूल संवेदना है। तो आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को बैक कर देना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की करुणा की भावना। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान समाज के परिवेश में स्पष्ट कीजिए। मतलब मनुष्य की जो करुणा है उसके भावना उसके भीतर की गूंज की प्रतिछाया है। इस आधार पर आपको बताना है कि वर्तमान समाज में क्या चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दोस्तों, मूलतः मनुष्य संवेदनशील क्या है, प्राणी है। एक तरीके से मनुष्य क्या होता है, एक संवेदनशील प्राणी होता है। उसमें करुणा की भावना क्या होती है, हमेशा विद्यमान होती है। मतलब वो चाहता है कि सबकी हेल्प कर सके। अगर उसे कुछ दुख होता है, उसके सामने किसी और को कुछ दुख होता है तो उसके मन में भी क्या होता है, ठेस पहुंचती है, दुख होता है। वह गूंगेपन की स्थिति में रहती है, वो कुछ बोलता नहीं है पर उसको दुख पहुंचता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में मनुष्य की करुणा भावना जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति है। कृत्रिम सुख को खोने का भय है। मतलब एक तरीके से जो झूठा हमें सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, उसको खोने की क्या रहती है, एक तरीके से मन में डर बना रहता है, भय बना रहता है। हम अपनी जिम्मेदारी से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका हो आदि कारणों से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मतलब हमें खुद डर बना रहता है कि हम किसी समस्या में ना फंस जाए, इसलिए हम कहीं पे भी दूसरी जगह पे ध्यान नहीं देते हैं। वह अपनी भावना के अनुरूप उसे व्यवहार नहीं कर पर के रूप में नहीं ढाल पाता है और व्यवहार में संवेदनशीलता को दर्शाती है। वह गूंगे बहरों के प्रति अपनी करुणा को व्यवहारिक रूप नहीं दे पाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहली बात इसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है जो कि 2 नंबर का है। तो असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ता है। जसदेव को मारने का क्या कारण था। मतलब जो असगर ठेकेदार जब आता है और उसके साथ कौन आते हैं, जसदेव आता है। जैसे जसदेव आता है किसके साथ, असगर ठेकेदार के साथ, तो फिर क्या होता है, सूबे सिंह क्या होता है, बिफर पड़ता है। क्या होता है, सूबे सिंह बिफर पड़ता है और जसदेव को मारने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। असगर ठेकेदार को देख जब जैसे ही जसदेव उनके साथ आते तो सूबेदार सिंह क्या होता है, बिफर पड़ता है और उसे गुस्सा आता है। और क्या करता है, क्योंकि सूबे ऐसा हुआ क्यों था, गुस्सा आने का कारण क्या था, क्योंकि सूबे सिंह सामंती क्या था, प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो किसी के बाद मानो अपनी गुस्सा का शिकार बनना पड़ता था। मतलब एक तरीके से क्या था, वो सामंती प्रवृत्ति का था। और जब उसे लगता है कि उसकी मंशा पूरी नहीं होगी और जिस कारण क्या होता है, गुस्सा होता है उसे, और उसे लगता है कि जसदेव क्या करेगा, वो जब अपनी मनमानी करेगा तो उसकी मनमानी को रोकने का साहस कौन करेगा, जसदेव करेगा। और इसी कारण क्या करता है, वो जसदेव को मारने लगता है और मार कर अधमरा कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कहानी का शीर्षक गूंगे है। मतलब एक कहानी जो थी आपके में गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा है पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। तो एक कहानी जो है गूंगे है और आपने देखा कि इस कहानी में कितने गूंगे थे, केवल एक ही गूंगा था। तो इसके माध्यम से लेखक समाज में कैसी प्रवृत्ति जो चल रही है उसकी तरफ संकेत करना चाहता है। इसके निष्कर्ष के साथ पूरा बताना है आपको। देखो क्या कहता है कहानी में, इस कहानी का शीर्षक गूंगा ना होकर गूंगे है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है, उन सभी गूंगों का प्रतीक मात्र है जिनकी संवेदनाएं क्या होती है, एक तरीके से मर गई है। मतलब जिनके अंदर कोई एक तरीके से संवेदना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात आ गई है। जिस कारण क्या हुआ है, लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया। मतलब जो एक तरीके से डिसेबल लोग होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उनके प्रति बाजार में समाज में क्या एक तरीके से सारी प्रवृत्ति ख़त्म हो चुकी है, वो संवेदनहीन हो चुके हैं, उनके अंदर कोई संवेदनता नहीं है। ठीक है दोस्तों,
यह कहानी मानव के शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से एक मानव का शोषण होता है और उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। सभी लोग समाज में दिव्यांगों को सामान्य मनुष्य की तरह समझे और उनके साथ क्या करें, एक तरीके से ह्यूमैनिटी का बिहेवियर शो करें, ठीक है, दर्शाएं। तो हम इससे सीख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की, जो कि केवल 1% का आपको आंसर देना है और छोटा आंसर है क्योंकि 1 मार्क्स का है। इसके 2 क्वेश्चन, तो चलिए दोनों करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है क्या कि मकबूल का अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव किसके साथ था। मकबूल जो था उसका अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव किसके साथ था। चलिए, तो आप क्या कहोगे दोस्तों। मकबूल का अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव एक तरीके से दादाजी के साथ था, ठीक है। शरत और उसके पिता, शरत एंड उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव की कोई एक समानता लिखे। स्वभाव का मतलब था उनका नेचर जो था, और समानता मतलब दोनों में क्या चीज़ें थी। दोनों के दोनों कह सकते एक तरीके से किताबों के शौकीन थे। तो फिर भी मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, देखो क्या है, क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, दोनों के दोनों क्या थे, पुस्तक के प्रेमी थे। आत्मसम्मान, दोनों अपने आत्मसम्मान को लेके चलते थे। दोनों को लिखने का कहता है एक तरीके से शौक था। उनको सौंदर्य का बोध था, ज्ञान था। तो आप इनमें से कोई भी एक कहानी बात लिख सकते हो। अब चलते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9वें का ही ख पार्ट है। इसमें कोई 2% करने हैं और दोनों के दोनों 3-3 नंबर के हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। मतलब आपको मकबूल के बारे में बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा तरीके में। देखिए आपका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बताया जा रहा है कि मकबूल को जब दुकान पर बैठाया गया था तो उसका सारा ध्यान क्या था, ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। उसे ना तो चीज़ों की कीमतें याद रहती थी और ना ही कपड़ों का पहनाई का पता रहता था। मतलब तो उसके बचपन की कहानी में से एक ये चीज़ हम कह सकते हैं कि जब वो बचपन में अपनी दुकान पर बैठा करता था तो उसका ध्यान सिर्फ कहाँ रहता था, ड्राइंग पर और पेंटिंग पर। उसे यह भी पता नहीं चलता कि किस वस्तु का कीमत क्या है, किस वस्तु की कीमत प्राइस कितनी है। उसे कपड़ों का भी पता नहीं रहता था। इस हिसाब में 10 रुपये का लिखता तो किताब में 20 रुपये स्केच बनाता था। मतलब अगर वो 10 रुपये देखता था तो 20 रुपये की क्या करता था दोस्तों, ड्राइंग बनाता था। और साथ ही उसको क्या करता था, वो कह सकते हैं हम आगे, वह जनरल स्टोर पर बैठे बैठे सामने से गुजरने वाली मेहतरनी का स्केच बनाता था। बोरी उठाए मजदूरों की पेंच वाली पगड़ी का स्केच बनाता था। पठान की दाढ़ी का स्केच, बुर्का बनाने वाली औरतों का स्केच, बकरी के बच्चे का स्केच। मतलब उसका ध्यान कहाँ पे था, एक तरीके से पेंटिंग पे था और ड्राइंग पे था, ठीक है दोस्तों। उसका ध्यान दुकान पर बिल्कुल नहीं था। अगर दुकान पर होता तो उसे कीमतें हमेशा याद रहती, ठीक है। उसे पता रहता कि हमने क्या पहनाई है, किस तरह से रहना है, ये सब उसको ध्यान रहता। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है गाइस कि बताइए मकबूल के बचपन, ये आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताना है कि उस समय और वर्तमान के समय में क्या अंतर आया है। मतलब पढ़ने लिखने का जो उस समय था, आवारा जो मसीहा एक पाठ पढ़ा आपने, उसके हिसाब से पढ़ने लिखने के कौन कौन से तौर तरीके के पक्ष में हैं आप और क्यों है। पहली बात तो क्या क्या अंतर आया है, और अंतर के साथ आपको बताना है कि आप पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। अंतर तो यह आया दोस्तों कि उस समय क्या था, आदर्शवादी पुस्तकों के स्थान पर वर्तमान समय में बहुउपयोगी पुस्तकें है। पहले मतलब आदर्शवादी पुस्तकें चलती थी, आज के टाइम में उपयोगी पुस्तकें चलती है। मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षकों का कठोर अनुशासन के स्थान पर आज के समय में क्या है, पाठ्य सहभागी क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। मतलब पहले वहाँ पे क्या था, एक तरीके से शिक्षक कठोर हुआ करते थे, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। शारीरिक दंड दिया जाता था। प्यार से समझाकर व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करना हुआ उसकी जगह पे। जीवन के किसी एक क्षेत्र की शिक्षा के स्थान पर क्या हुआ, आज के टाइम में सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो भी सही लगेगा लिख देना, क्योंकि ये 3 नंबर का, तो आपको डिटेल में बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो कहता है कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था और अब उसमें क्या बदलाव आया, तो आपको ये बताना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। कला के प्रति लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं था पहले,
उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। कोई भी पिता अपने संतान को कला की तालीम नहीं दिलाना चाहता था। तालीम मतलब शिक्षा नहीं दिलाना चाहता था। कला को काम की वस्तु नहीं माना जाता था। इसे समय की बर्बादी वाला माना जाता था। अब कला के प्रति लोगों का नज़रिया बदल गया है। अब कलाकार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अच्छे कलाकार की पेंटिंग्स महंगे दामों पर बिकती हैं और कला को एक अच्छा व्यवसाय भी मान लिया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।